हेलो फ्रेंड्स, स्पर्श पीएससी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपके सीजीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। तो ये सीरीज क्या है ये हम स्क्रीन से समझते हैं, है ना। इसको डिटेल में समझते हैं। तो आइए देखते हैं स्क्रीन में क्या है। तो देखो यहाँ लिखा है क्या, सीजीपीएससी मेंस एग्ज़ाम 2022। तो जो सीजीपीएससी का जो मेंस 2022 का एग्ज़ाम है जो हाल ही में कब हुआ था, जून 2023 में, है ना। 15 जून से स्टार्ट था। तो उसमें जो क्वेश्चन आए थे उसका हम आपको एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ बताने वाले हैं। यानी प्रत्येक क्वेश्चन क्या होगा, नीचे लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन होगा और साथ में हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे लिखना है। तो पहला जो क्वेश्चन होगा उसमें तो हम पहले यही बताएंगे कि वो क्वेश्चन का क्या अर्थ है, क्या पूछा है और उसको हम कैसे लिख सकते हैं और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकती हैं। ये तीनों चीज़ें होंगी। उसके बाद हम उसका लिखा हुआ आपको आंसर दिखाएंगे कि इतने लाइन में जो चीज़ें मेन चीज़ें हैं उसको आप कैसे उनमें कंक्लूड कर सकते थे। और 4 लाइन या 8 लाइन जितना भी लाइन दिया है क्वेश्चन के हिसाब से उसमें आप अपना आंसर पुट कर सकते हो, है ना। तो ये हमारा सेशन है जिसमें हम क्या है, जो 2022 मेंस का एग्ज़ाम हुआ था उसका हर पेपर 1 से पेपर 7 तक के सारे क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वीडियो डालने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छी सीरीज होने वाली है जो अब तक यूट्यूब में शायद पहली बार ऐसा होगा, है ना। तो इस आज से बने रहिए। तो हमने पहला सेशन क्या स्टार्ट किया है, तो हमारा पहला सेशन है पेपर 3 पार्ट 1। तो हमारा लेक्चर कहाँ से प्रारंभ होगा, भारत के इतिहास से, ठीक है। तो इसका देखते हैं। अब हम क्या है पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट है ना। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा कालीन अन्नागार का वर्णन कीजिए। इतना तो मैं मान के चलता हूँ को आपको पता होगा कि शुरुआत के क्या है क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं, फिर 4 नंबर के आते हैं, फिर 8 के और लास्ट में 15 के। चूँकि ये पार्ट 1 है तो इसमें 15 नंबर का होगा और पार्ट 2 में 10 की होती हैं, है ना। तो ये मैं मान के चलूँगा कि ये आपको पता होगा। तो मैं सीधा क्वेश्चन की ओर आता हूँ। क्या बोला है देखो, हड़प्पा कालीन अन्नागार का वर्णन कीजिए, है ना। यहाँ पर सबसे पहले हमारा पहला पॉइंट हमारा क्या होगा इसका, इस सेशन का, कि हमें पहले क्वेश्चन को समझना है ना। सीधा पहले हमें क्या है क्वेश्चन को समझना है। बोला है हड़प्पा कालीन अन्नागार का, यहाँ पर मेन की पॉइंट क्या है, वर्णन, है ना। जो अन्नागार है ये इसका सब्जेक्ट है, इसके बारे में वर्णन करना है, अन्नागार का वर्णन। इसमें क्या है, अब देखो इससे 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। एक तो वर्णन बोला, दूसरा विशेषता पूछ सकता है और तीसरा इसका उपयोगिता और महत्व पूछ सकता है। तो तीनों को हम कैसे लिख सकते हैं ये बताएंगे। पहले जो पूछा है उसको देखते हैं। क्या बोला, हड़प्पा कालीन अन्नागार का वर्णन, यानी कि डिस्क्राइब द ग्रेनरी ऑफ हड़प्पन पीरियड, है ना। तो ग्रेनरी मतलब अन्नागार, है ना। तो देखो वर्णन जब भी बोलता है, क्या जब भी वर्णन बोलता है तो हमें क्या लिखना रहता है, तो हमें इसके बारे में जितना भी की पॉइंट पता है, जो मेन बातें पता है उन सब को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। वर्णन मतलब जाहिर सी बात है कहाँ मिला वो बताओगे आप, कि वो कैसा दिखता था ये बताओगे, किस लिए उपयोग होता था ये बताओगे, क्या महत्व है बताओगे। तो जितने सारी चीज़ें कुछ हेडिंग डाल के हम इसको बता सकते हैं। तो ये सिंपल है, वर्णन पूछा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा कालीन अन्नागार का वर्णन कीजिए। तो पहला पॉइंट हमने क्या बोला, भैया ये अन्नागार है तो कहीं न कहीं सिंधु सभ्यता में कहीं मिला होगा। तो हम लिखेंगे कि जो विशाल अन्नागार था वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और ये क्या है यहाँ पर लिख सकते हो, ये जो विशाल अन्नागार है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जो कि क्या है, सिंधु सभ्यता के स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना था या सर्वोच्च स्थापत्य कला थी, है ना। पहला पॉइंट होगा कि मोहनजोदड़ो से मिला है और जो क्या है यहाँ के स्थापत्य का उत्कृष्ट या सर्वोच्चतम नमूना था, या विशाल क्या है स्थापत्य थी, यानी कि स्थापत्य में क्या है सबसे बड़े भवन होते थे। तो ये आप बता सकते हो उल्लेख और उसकी क्या एक विशेषता बता दिए कि सबसे विशाल था, उत्कृष्ट स्थापत्य का नमूना था, है ना। मोहनजोदड़ो से बता दिए और उत्कृष्ट स्थापत्य का नमूना था, सीधा लिख दिया मैं। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है। उत्कृष्ट स्थापत्य का नमूना था, ये पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट में हम क्या लिखेंगे,
दूसरा पॉइंट में हम बता सकते हैं इसका स्ट्रक्चर या संरचना, है ना। ये स्नानागार, सॉरी ये क्या है, अन्नागार है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आयताकार, वर्गाकार, जो भी इसका संरचना होगा, क्या क्या इसमें भवन होते थे, वो हम किसने बताएंगे, संरचनाएं बताएंगे। अब हम इसका क्या बताएंगे, संरचना। दूसरा हम हेडिंग क्या डाल दिया, मैंने डाल दिया संरचना। तो जो ये अन्नागार होता था, है ना, अन्नागार होता था, ये क्या है, पूर्व और पश्चिम दो भाग में बटे हुए थे और दोनों भागों में क्या है, 12-12 दीवारों के दो समूह, यानी दो समूह, एक पूर्व की तरफ एक पश्चिम की तरफ, और दोनों समूह पर क्या 12-12 दीवारें होती थी और उसी को लिखना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे, इसकी लंबाई चौड़ाई बता दो। तो याद रखना, लंबाई था 169 फीट और चौड़ाई था 133 फीट। तो शुरुआत क्या करेंगे कि जो अन्नागार की लंबाई 169 फीट और चौड़ाई 133 फीट थी, जो पूर्व एवं पश्चिम दिशा में दो समूह विभाजित थी और प्रत्येक समूह में 12-12 दीवारें थीं। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, पूर्व और पश्चिम, है ना, पूर्व और पश्चिम की तरफ दो समूह विभाजित था और प्रत्येक समूह में क्या थे, 12-12 के दीवारें थीं। ठीक है, ये बता दिए। और इसमें हम एक पॉइंट और बता सकते हैं कि इसका उपयोग किस लिए होता था। अगला हेडिंग हम क्या बता देंगे, अन्नागार जो था वो क्या था भाई, उसका काम क्या था, क्यों बनाए थे, है ना। तो उसका क्यों बनाए थे, तो कुछ उपयोग होगा तभी बनाएंगे। तो इसमें आप बना सकते हो अनाज, जिसमें मुख्यतः क्या होते थे, गेहूं और जौ। यहाँ पर लिख सकते हैं, सीधा अनाज लिख दो, जिसमें मुख्यतः क्या होते थे, गेहूं और जौ। तो अनाजों के एकत्रण एवं संग्रहण होता था। यहाँ पर क्या होता था, अनाजों के एकत्रण व संग्रहण हेतु तो इसका उपयोग होता था। ये हम इसके बारे में 3 लाइन बता दिए। अब लास्ट लाइन में हम क्या बताएंगे, तो देखो ये सब चीज़ इसके बारे में पूरा हम बता दिए, लेकिन फिर भी लास्ट में अगर आप एक ऐसा चीज़ बताओ जो बाकी लोग ना लिखे रहेंगे, तो आपका आंसर क्या है, प्रभावशाली होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो भैया हम इसका इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं, लास्ट में बता सकते हैं कि इससे इसका महत्व, क्या महत्व का पता चलता है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो देखो अन्नागार मिला, इससे हमें क्या जानकारी मिली, इससे हमें यह जानकारी मिली जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या है, कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भर, है ना, कृषि उत्पादन में क्या आत्मनिर्भर के साथ निर्यातक या अधिशेष अर्थव्यवस्था थी। यानी कि वहाँ क्या है, उत्पादन अधिक मात्रा में होता था, खुद ही पूर्ति कर लेते थे और साथ में निर्यात करते थे और इकट्ठा करके भी रखते थे, एकत्रण। तो अधिशेष, निर्यातक और आत्मनिर्भरता, ये 3 चीज़ का पता चलता है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी थी, अधिशेष अर्थव्यवस्था थी, उत्पादक अर्थव्यवस्था थी और निर्यातक अर्थव्यवस्था थी। तो क्या है, उत्पादक निर्यातक के साथ क्या था, अधिशेष अर्थव्यवस्था। ये आप बता सकते हो। और लास्ट में ये भी अगर एक और इम्पोर्टेंस है, जगह नहीं है, अगर बड़े क्वेश्चन पूछे तो आप लिख सकते हो कि ये जो अन्नागार है ना, ये क्या है, सबसे विशाल भवनों में गिना जाता था और इसकी तुलना रोमन स्थापत्य शैली या रोमन जो बिल्डिंग होती हैं उनसे किया गया है। ये भी एक इसका महत्व है ना। अगर बड़े क्वेश्चन पूछे तो आप उसको भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इतने सारे चीज़ों को हम अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें 1.5 से 2 नंबर भी इसमें मिल सकती हैं कि हमने इसका पूरा वर्णन पूछा है, तो हमने इसका क्या किया, पूरा वर्णन किया। ठीक है, अब मैं जो 2 चीज़ बोला था, इससे और क्या क्या पूछे जा सकती हैं। तो एक तो इससे पूछा जाएगा विशेषता क्या थी इसकी, और दूसरा पूछा जाएगा इसका उपयोगिता और महत्व। तो उसको बताने से पहले हम इसका आंसर एक बार देख लेते हैं कि कॉपी में कैसे दिखता है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखो यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है ना, विशाल अन्नागार। यहाँ पर आप लाइन और जोड़ सकते हो कि जो इसकी स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना था, जो बताया था। दूसरा बता दिया संरचना की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी, और पूर्व पश्चिम में क्या है, 12-12 दीवारों के 2 समूह थे, अनाज के एकत्रण होता था। इम्पोर्टेंस क्या है भाई, कृषि उत्पादक में आत्मनिर्भर और अधिशेष और निर्यातक अर्थव्यवस्था। ये 4 पॉइंट में हम इसको लिख सकते थे। तो देख सकते हो आप लोग इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको आगे आते हैं, इस क्वेश्चन में फिर आते हैं। ये पूछा अन्नागार का वर्णन, इससे हमें अपने फ्यूचर को जानना है कि हम आगामी तैयारी जो करेंगे 2023 के एग्ज़ाम की, तो उसके लिए हम इससे क्या सीख ले सकते हैं। तो देखो इस बार पूछ दिया क्या, वो अन्नागार,
इससे हमें ये समझना है कि जो हिस्ट्री की जो सिंधु सभ्यता है उससे जो भी स्थलों को पूछ रहे एग्जाम में, जैसे हड़प्पा के बारे में बताओ, आप मोहनजोदड़ो के बारे में बताओ, जो मेन स्थल हैं उनको तो पूछ ही रहा है। इसके अलावा वो क्या पूछ रहा है, जो मेन स्थल से जो मेन चीज़ें मिली हुई हैं, कुछ कुछ महत्वपूर्ण जो चीज़ें मिली है, जैसे कि अन्नागार हो गया, ऐसे ही क्या है स्नानागार। तो अगली बार के लिए आप क्या तैयार करके रखोगे, विशाल स्नानागार को। इसके लिए और क्या है, इसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो अग्नि वेदिकाएँ हैं, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट जो धौलावीरा में मिला है क्या, शैलकृत स्थापत्य या फिर जो उनकी जल तकनीक, जो जल संरक्षण प्रणाली है उसके बारे में पूछ सकता है, वहाँ को प्रसिद्ध है। तो इन चीज़ों को अब आपको तैयार करके रखना है कि उस स्थल में क्या चीज़ फेमस था, है ना। धौलावीरा में जैसे जल संरक्षण फेमस था तो उसको तैयार करके रखो। मोहनजोदड़ो में स्नानागार फेमस है, इसको तैयार करके रखो। और मुहरें, जो मुहरें मिली हैं वो भी फेमस है, तो पशुपतिनाथ की मुहरें या जो भी मुहरें, तो मुहरें को आप तैयार करके रखो। और इसके अलावा जो भी वहाँ मूर्तियाँ मिली है यानी शिल्पकला, तो वहाँ मिलने वाले चीज़ों को आपको तैयार करके रखना है, ठीक है। तो ये आगामी क्वेश्चन हो गए। अब हम अगर देखें कि और क्या क्या इसको पूछ सकता था, तो इसको पूछ सकता था हड़प्पा कालीन सभ्यता की विशेषता बताओ। क्या पूछ सकता था, विशेषता। इसके अलावा क्या पूछ सकता था, महत्व एवं उपयोगिता, है ना। अगर पूछता विशेषता तो हमें ये सब नहीं बताना है कि क्या कहाँ मिला क्या है, हमें क्या है 4 लाइन में इसके कुछ कुछ विशेष जो हैं बता देना। जैसे कि ये हड़प्पा कालीन क्या है, अन्नागार होते थे, क्या है, अनाजों के संग्रहण एवं एकत्रण हेतु उपयोग होते थे। दूसरा आप बता सकते हो इसकी संरचना क्या थी, आयताकार एवं वर्गाकार थी। इसकी संरचना क्या थी, अब क्या है आयताकार ही थी, 169 और 33 थी, तो क्या थी इसकी संरचना आयताकार थी। इसमें क्या है पूर्व पश्चिम में 2 समूह में बटे हुए थे। तीसरा पॉइंट बता दो। चौथा पॉइंट बता दो कि ये स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना था जिसकी तुलना रोमन स्थापत्य शैली से किया गया है। ये विशेषता हो गई। महत्व पूछे तो इसका जो उपयोगिता को ही आपको मेन दिखाना है, संरचना और रचना स्वरूप को नहीं दिखाना है। इसमें आप सीधा उपयोगिता में लिखोगे अनाज के संग्रहण एवं एकत्रण हेतु उपयोगी। इसके अलावा क्या है सिंधु सभ्यता की स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना था। इसके अलावा क्या है, इसकी तुलना रोमन स्थापत्य शैली से की गई थी, है ना। और ये क्या है, हमारे पुरातात्विक स्रोतों को जानकारी के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये क्या हो गए, इसके महत्व एवं उपयोगिता हो गए। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं क्या अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग को स्पष्ट कीजिए। क्या है क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के मध्यम मार्ग का वर्णन करना है। तो ये बात याद रखना, बौद्ध धर्म से हर साल, सिर्फ बौद्ध नहीं, जितने भी हमारे बौद्ध और जैन, ये दोनों धर्म से हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछ रहा है। इनके सिद्धांतों को पूछ रहा है और इनके साहित्यों को पूछ रहा है। यानी आपको क्या है, जितने भी धर्म हैं, बौद्ध हुआ, जैन हुआ, इनके सिद्धांतों को याद रखना है और साथ में इनके द्वारा लिखे गए जो मुख्य साहित्य हैं उन साहित्य को याद रखना है। तो यहाँ पर पूछा है क्या, मध्यम मार्ग को स्पष्ट कीजिए, है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मध्यम मार्ग को स्पष्ट कीजिए, यानी मध्यम मार्ग के बारे में आप जो जानते हैं उसको आप स्पष्ट रूप से समझाइए, है ना। उसका कोई महत्व तो नहीं पूछा, न विशेषता पूछा है, न उपयोगिता पूछा है। स्पष्ट करो, यानी कि आप उसके बारे में क्या जानते हो उसको बताओ। तो देखो मध्यम मार्ग क्या था, तो हम मध्यम मार्ग को देखें तो भगवान बुद्ध थे या जो गौतम बुद्ध थे, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति हेतु क्या, तो हमारा शुरुआत क्या होगा कि मोक्ष प्राप्ति हेतु आसान एवं सरलतम मार्ग अपनाया। मोक्ष प्राप्ति हेतु जो उन्होंने क्या है, सरलतम मार्ग का अनुसरण किया था, उसी को उन्होंने मध्यम प्रतिपदा कहा है। जो सरलतम मार्ग का अनुसरण किया है उसको उन्होंने क्या कहा है, मध्यम प्रतिपदा एवं क्या दूसरा बोल सकते हो अष्टांगिक मार्ग भी इसी को कहा है। क्या, मध्यम प्रतिपदा या फिर क्या अष्टांगिक मार्ग कहा है। यानी इनका मध्यम मार्ग किससे संबंधित है, अष्टांगिक मार्ग से इनसे संबंधित है। तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि मध्यम मार्ग, बौद्ध का मध्यम मार्ग क्या है, तो भगवान बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति हेतु जो सरलतम एवं आसान मार्ग अपनाया, जिसको उन्होंने मध्यम प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग कहा है, यही इनके मध्यम मार्ग क्या है, मुख्य बातें हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं कि इस मार्ग के तहत, है ना, जो मध्यम मार्ग है इसके तहत उन्होंने क्या है, कठिन तप एवं साधना के स्थान पर क्या, तो जो
क्या है, आपको कठिन तप व साधना की जरूरत नहीं है। क्या बोलिए, क्या है, कठिन तप व साधना के स्थान पर आप गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए या अन्न ग्रहण करते हुए भी निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो। तो इन्होंने क्या बताया कि हमें निर्वाण प्राप्ति के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए एकदम जंगल में जाकर कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है, ना ही हमें भूखे रहना है ना। तो हम क्या है, एकदम सिंपल सादा जीवन, गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए, भोजन खाते हुए, अन्न ग्रहण करते हुए भी हम क्या है, मध्यम मार्ग या क्या बोलते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए, निर्वाण प्राप्ति के लिए हम अग्रसर हो सकते हैं, या इससे भी हमें निर्वाण मिल सकता है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट बता दिए कि कठिन तप साधना के स्थान पर क्या है, गृहस्थ एवं अन्न ग्रहण करते हुए मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। और इसी के तहत भगवान बुद्ध ने भी निर्वाण प्राप्ति किया था। इसमें आप अगला बता सकते हो कि इन्होंने क्या है, दो अतियों के मध्य का मार्ग अपनाया। दो अतियों के मध्य का मार्ग मतलब क्या, कि उच्चतम अहिंसा, क्या बोलते हैं, उच्चतम अहिंसा या अहिंसात्मक मार्ग है ना, उच्चतम अहिंसात्मक या फिर हिंसात्मक के मध्य के मार्ग को चुना। यानी दो अतियों के मध्य के मार्ग को इन्होंने चुना है। यानी क्या है, न जैन की तरह एकदम क्या है, कठोर अहिंसा का पालन करनी है, न ही तो एकदम क्रूर रहना है। हमें क्या है, अगर क्षत्रिय धर्म का पालन करना है तो युद्ध भी करना पड़ेगा, जो गीता में बोला गया है ना, और अपना सादगी भी हमें दिखाना पड़ेगा, है ना। तो प्रेम जहाँ पर जिसकी ज़रूरत हो उसका उपयोग करना। तो इन्होंने इन दोनों में समन्वय स्थापित किया है, दो अतियों के मध्य। तो यही क्या है, इनका मध्यम मार्ग है। और इसी को अपनाते हुए हम क्या है, भगवान बुद्ध ने स्वयं निर्वाण प्राप्त किया और लोगों को भी मोक्ष प्राप्ति करने का संदेश दिया है। तो ये कुछ इसके मेन पॉइंट है जिसको यूज करते हुए आप इसका आंसर लिख सकते थे। तो एक बार इसका आंसर देखते हैं कि क्या लिखा है ना। तो देखते हैं इसका आंसर क्या लिखा है। देखो दो लाइन में क्या लिखा गया है कि भगवान बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति है तो क्या है, सरलतम मार्ग का अनुसरण किया, जिसको उन्होंने क्या कहा है, बताया था, मध्यम प्रतिपदा या अष्टांगिक मार्ग कहा है। और इसके अंतर्गत, इसको काटो, इसके अंतर्गत क्या है, कठिन तप एवं साधना के स्थान पर क्या, गृहस्थ रहते हुए या अन्न ग्रहण करते हुए भी क्या है, निर्वाण प्राप्ति किया जा सकता है, या निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। भगवान बुद्ध ने भी क्या है, इसी मार्ग पर चलकर निर्वाण प्राप्त किया था। और इसमें एक पॉइंट और आप जोड़ सकते हो कि इन्होंने क्या है, दो अतियों के मध्य समन्वय को अपनाया है, यानी अहिंसात्मक और हिंसात्मक के बीच का मार्ग अपनाया है। ये इनका क्या था, मध्यम मार्ग था, है ना। यानी मेन ये आपको अष्टांगिक मार्ग और मध्यम प्रतिपदा को दिखाना था। तो आपका आंसर कंप्लीट था, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या है, इसका आंसर हम लिख सकते थे। आप देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर आते हैं, है ना, इसको थोड़ा देखो। तो क्या है कि अभी क्या पूछा, मध्यम मार्ग को स्पष्ट कीजिए। इसमें और क्या पूछ सकता था, वो पूछ सकता था मध्यम मार्ग के मानव जीवन में उपयोगिता को समझाइए, है ना। यानी कि उनका जो मध्यम मार्ग का सिद्धांत था उसकी क्या है, आज के समाज में क्या उपयोगिता है या समाज में क्या महत्व है, सीधा यह पूछ सकता था। तो आपको बताना था कि इससे क्या है कि हम सरलतम रूप से रहकर निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, है ना। हम सदाचार के पालन की ओर अग्रसर हो सकते हैं, अपने क्या है, दुखों के निवारण का भी यही मार्ग है। तो ये जो इसके इम्पोर्टेंस थे उसको आपको बताना था, अगर स्पष्ट की जगह वो महत्व या उपयोगिता पूछता, ठीक है। तो इस बार मध्यम मार्ग पूछा है, तो अगली बार आप इनके किसी और सिद्धांत के लिए तैयार रहो। अनात्मवाद पूछ सकता है, प्रतीति समुत्पाद पूछ सकता है, इनके 10 शील 4 आर्य सत्य हैं, उनमें से किसी को भी आपको पूछ सकता है। और दूसरा फेमस है साहित्य, तो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य को भी आप लोगों को याद करके रखना है, ठीक है। तो यहीं पर इसको एंड करते हैं और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, अभी हम 2 नंबर के क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं, है ना। तो 2 नंबर में हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, हर्षचरित के प्रमुख बातों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर क्या पूछा है, हमारा मेन की पॉइंट यहाँ पर क्या है, हर्षचरित, जो कि क्या है, एक साहित्य है ना, एक साहित्य है। इसके मेन बात यानी कि क्या क्या इसमें मेन बातें कही गई है, मुख्य बातें कही गई है, उनको सीधा आपको 1 2 3 4 करके लिख देना है। रेखांकित करो मतलब क्या है, रेखांकित करो का मतलब कि इसमें जिस साहित्य में क्या क्या मुख्य बातें कही गई है उसको आप पॉइंट डाल के ये बातें करके आप बता दो। इसका मतलब यही है रेखांकित का मतलब। तो सबसे पहला जब भी आप पेपर दिलाओ, पहले इसमें देखो किसके बारे में पूछा है। तो पहले देख लो हर्षचरित के बारे में पूछा है, और उसके बारे में क्या पूछा है,
तो मुख्य बातों को रेखांकित करने को बोला है, यानी क्या क्या बातें हैं उसको आपको दर्शा देना है वहाँ पर। तो देखो पहले पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, हर्षचरित की प्रमुख बातें। तो पहले तो यही बता दो कि ये जो हर्षचरित है ना, तो इसमें लिखोगे आप कादम्बनी द्वारा रचित। पहले किसने लिखा उसको जाते हुए लिखो आप, कादम्बिनी द्वारा रचित है ना, कादम्बिनी द्वारा काव्य शैली में। तो याद रखना बृहत काव्य शैली में लिखा गया है। तो कादम्बरी द्वारा रचित क्या है, बृहत काव्य शैली है जिसमें हर्ष के जीवन एवं कार्यों का वर्णन है, या सीधा लिख सकते हो हर्ष के शासन काल तथा उसके जीवन एवं कार्य का वर्णन है ना। पहला तो हमें यही होगा कि किसने लिखा है उसको बताते हुए, है ना। तो कादम्बनी द्वारा रचित क्या है, एक बृहत काव्य शैली है जिसमें हर्ष के शासन काल तथा उसके जीवन एवं कार्यों का वर्णन है ना। ये पहला पॉइंट में हम लगभग सब चीज़ बता दे रहे हैं कि कादम्बिनी द्वारा लिखा गया है और कैसा है। तो काव्य पैराग्राफ जो होते हैं ना, उसमें बड़े बड़े पैराग्राफ में इसको लिखा गया है। तो काव्य शैली में रचित है और किसका वर्णन है, तो हर्ष के शासन काल और उसके जीवन व कार्य का वर्णन है। तो पहले पॉइंट में तो आपका यही लाइन आएगा, है ना। अब दूसरे पॉइंट में अब उसमें मेन क्या बातें हैं वो आप बताओ। तो देखो ये क्वेश्चन आप बुक में ढूंढोगे तो सिर्फ इतना ही मिलेगा कि कादम्बनी ने हर्षचरित को लिखा है और हर्ष के शासनकाल का उल्लेख किया है, और बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये तो आपको दिमाग लगाना है ना, जब बोल दिया है कि शासनकाल और जीवन का उल्लेख है, तो हर्षचरित के बारे में जो भी पढ़ोगे उसके शासनकाल में, वो कहीं ना कहीं इसी से तो हमें इतिहास के बारे में इसके पता चला। जब इसी साहित्य से इसके इतिहास का पता चला है, तो इसके इतिहास में हम जो भी पढ़ रहे हैं उसका उल्लेख जाहिर सी बात है हर्षचरित में होगा, है ना। तो हर्ष का इतिहास दो चीज़ से पता चला है, एक तो कादम्बनी से, किससे, हर्षचरित से, और दूसरा वेनसांग के यात्रा वृत्तांत से। इन दोनों के वर्णन से ही हम हर्षचरित का जो है जीवनचर्या पढ़ते हैं। तो देखो हर्ष के बारे में जो जानते हो आप उसको एक एक करके यहाँ पर लिख सकते हो। मेन बात तो पहला बात तो बता सकते हो। पहला जो मेन मेरे को लगता है कि हम बताएंगे कि उसका साम्राज्य किन किन क्षेत्रों को विजित किया, वो कहाँ से कहाँ तक अपना साम्राज्य फैलाया था। तो लिख सकते हो उसके साम्राज्य का वर्णन या उसके विजित प्रदेश, है ना। अगला हेडिंग आप क्या डाल सकते हो, उसका साम्राज्य विस्तार या विजित प्रदेश डाल सकते हो। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि इसका जो साम्राज्य था इसके अनुसार हिमालय से लेकर नर्मदा नदी तक, कहाँ तक, ऊपर में नीचे मतलब उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा नदी तक, और हम पूर्व में बात करें तो बंगाल से लेकर गुजरात तक फैला था। पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में कहाँ तक, गुजरात तक फैला था। बता दिया भाई इसका साम्राज्य यहाँ से यहाँ तक था। ये पॉइंट हम इसमें डाल सकते हैं। अगर हम दूसरा पॉइंट डालें तो एक लिख सकते, तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं हम, तो इसका जो शासनकाल था वो सामंती संगठन पर आधारित था। एक चीज़ कर उल्लेख किया है हर्षचरित में कि इनका जो राजनीतिक संगठन था या प्रशासन था वो किस पर था, सामंती संगठन पर आधारित था। यानी गुप्त काल से आया सामंत यहाँ भी प्रभावी रहा, और सामंती संगठन पर इनका जो क्या है शासन काल है वो आधारित था। तो एक पॉइंट हमने और क्या लिख दिया कि सामंती संगठन पर आधारित। इसमें हम एक चीज़ और लिख सकते हैं कि हर्ष के जीवन में एक और मुख्य घटना क्या हुई थी, तो इन्होंने क्या है प्रयाग में विशाल बौद्ध सभा का आयोजन किया था। इसका भी आप उल्लेख कर सकते हो, है ना। क्या, प्रयाग में विशाल बौद्ध सभा का आयोजन किया था, है ना। प्रयाग में क्या, विशाल बौद्ध सभा का आयोजन किया था। तो ये 4 पॉइंट में हम क्या है हर्षचरित को हम बता सकते हैं मेन बातों को। तो ठीक है, देखते हैं इसका आंसर देख लो। तो देखो इसके आंसर को हम देख लेते हैं। जो मैंने बताया क्या कि कादम्बरी द्वारा रचित है हर्षचरित, है ना। हर्ष के शासनकाल व जीवन का वर्णन है, पहला पॉइंट लिखा है। फिर इसके बाद इसका शासन कैसा था, सामंती संगठन पर आधारित था, आप दूसरा नंबर बता दोगे। तीसरा पॉइंट बताओगे कि साम्राज्य हिमालय से नर्मदा नदी, उत्तर में दक्षिण और पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में गुजरात, ये पॉइंट आप बता दिए। और लास्ट में जो बौद्ध सभा कहाँ पे आयोजन किया था, इलाहाबाद या प्रयाग में जो आयोजन किया था विशाल बौद्ध सभा, उसका उल्लेख करके आप ये आंसर को लिख सकते थे। ये लिखा हुआ आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना।
अब इसके बाद हम ऊपर आते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन से हम अपने आगामी परीक्षा से क्या सीख ले सकते हैं, या इस क्वेश्चन से हमें आने वाली परीक्षा के बारे में क्या पता चलता है। तो देखो, इससे ये पता चल रहा है कि जो हर्षचरित यानी प्राचीन जो भी साहित्य है, हर्षचरित है आपका अष्टांग योग है, या फिर आपका बौद्ध साहित्य वगैरह जो भी हैं, तो प्राचीन इतिहास में जो भी बेहद साहित्य हैं, चाहे पतंजलि का व्याकरणाचार्य हो, है ना, जितने भी आपके फेमस साहित्य हैं, उनके बारे में आपको कम से कम 2-2 लाइन पता होना चाहिए। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि प्राचीन साहित्य को किसने लिखा, सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है किसके बारे में उसका वर्णन है या किसके शासनकाल का वर्णन है, थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। इससे हमें ये पता चल रहा है, और साथ ही साथ हमें ये पता चल रहा है कि क्या पता चल रहा है कि हमें जो प्रमुख शासक हुए, जैसे हर्षवर्धन हुआ, आपका कनिष्क हुआ, है ना, जो नागभट्ट प्रथम हुए, तो जो मेन शासक हुए उनके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना है, और उनके दरबारी कवि कौन थे और उन्होंने क्या साहित्य लिखा। ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन में तो आते ही हैं, तो वहाँ से जब प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप पढ़ोगे या प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो थोड़ा सा एक लाइन और उसके बारे में सर्च मार लेना भाई कि किसके बारे में वर्णन कर रहा है। कुछ नुकसान तो होगा नहीं, जबकि मेंस में आएगा तो आपका बेनिफिट ही होगा। जिसमें आप 0.5 नंबर पाओगे वो आपका 2 नंबर भी हो सकता है ना। तो ये हमारा फ़ायदा होने वाला है। इससे हमें ये सीख मिल रहा है कि जो भी साहित्य हैं, प्राचीन साहित्य, उनके बारे में 2 लाइन हम पढ़कर तैयार रखें, कम से कम एक बार देख भी लें, उसी से हमें याद रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा संगम कालीन दक्षिण भारत की राजस्व व्यवस्था का वर्णन करें। संगम कालीन, तो आपके सिलेबस में क्या लिखा है, दक्षिण भारत के शासक, है ना, सिलेबस में लिखा है कि दक्षिण भारत के शासक। तो दक्षिण भारत में कम से कम 3 शासकों को तो आपको पढ़ना ही है, जिसमें एक है कि आपका संगम काल, दूसरा है विजयनगर और तीसरा है चोल साम्राज्य। ये 3 जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा पल्लव भी है, तो पल्लव में कुछ पढ़ो ना पढ़ो, स्थापत्य को कम से कम पढ़ लो। तो 3 मेन है, संगम, चोल और क्या आपके विजयनगर। विजयनगर को बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ में संगम को भी देखना है। देखो क्वेश्चन भी आ गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, हमारा क्वेश्चन है संगम कालीन दक्षिण भारत की राजस्व व्यवस्था, है ना। तो इसमें की पॉइंट क्या है, किसके बारे में बताना है, राजस्व व्यवस्था। क्या बोला है, वर्णन। लास्ट में क्या बोला है, वर्णन। तो वर्णन का अर्थ हम समझे थे कि इसके बारे में हम जो भी जानते हैं उसके बारे में कुछ हम उसको लिख देंगे। वर्णन मतलब संगम के राजस्व व्यवस्था के बारे में जो भी जानते हैं उसको कुछ हेडिंग डालकर या पॉइंट डालकर हम उसको लिख सकते हैं 4 पॉइंट में। और किस समय की बात कर रहे हैं, तो संगम काल की, है ना। तो यहाँ पर हम पहला पॉइंट क्या बता सकते हैं, तो हम पहला पॉइंट बता सकते हैं कि भाई कहाँ से पता चलता है राजस्व व्यवस्था के बारे में। तो या तो इसका उल्लेख बता दो कि संगम कालीन जो था शासन था, उसके राजस्व व्यवस्था का उल्लेख संगम कालीन साहित्यों से मिलता है। तो पहला आप क्या बता दोगे कि इसकी जानकारी या उल्लेख कहाँ से मिलती है, तो संगम कालीन साहित्यों से मिलती है। कहाँ से मिलती है, संगम कालीन साहित्यों से इसका उल्लेख मिलता है। अब राजस्व में और क्या क्या मेन चीज़ होते हैं, तो पहले तो आप बताओगे कि राजस्व का मुख्य स्रोत क्या था। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल सकते हो कि संगम कालीन राजस्व के स्रोत क्या क्या थे, है ना। राजस्व के स्रोत क्या थे, तो वहाँ का जो मुख्य स्रोत था वो तो भू राजस्व ही था या फिर भूमि कर ही था। क्या था, भू राजस्व वहाँ का मुख्य स्रोत था, जिसे वहाँ की स्थानीय भाषा में ईरथ कहते थे। क्या कहते थे, ईरथ कहते थे। इसके अलावा सीमा शुल्क या आयात निर्यात कर भी यहाँ पे लगता था, चुंगी कर भी लगता था, आदि भी क्या थे, राजस्व के अन्य स्रोत थे। तो यहाँ पर दूसरे हेडिंग में क्या बता दोगे आप कि यहाँ का राजस्व किस किस से प्राप्त होता था, उसके स्रोत क्या क्या थे, है ना। इसके अलावा आप चाहो तो हेडिंग डाल सकते हो कि यहाँ पर भूमि का मापन कैसे होता था। अब राजस्व में क्या है, जब भूमि कर मेन कर है तो जाहिर सी बात है उसको मापेंगे, जोखेंगे। तो यहाँ पर बता सकते हो भूमापन, है ना। तो भूमापन कैसे होता था, तो भूमापन के लिए वे 2 तरीकों का उपयोग करते थे, जिनको स्थानीय भाषा में माँ और वेल्ली कहा गया है। भूमापन को उनका जो तरीका था तो उनको वहाँ की स्थानीय भाषा में क्या कहा गया है,
माँ और वेल्ली कहा गया है। इसके अलावा आपको और मान लो कुछ पता नहीं हो तो हम एक्स्ट्रा चीज़ क्या जोड़ सकते हैं, तो इसमें आप एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ सकते हो कि यहाँ पर लगान वसूली कैसे होता था, है ना। इसको भी आप लिख सकते हो अगर आपको पास कोई कंटेंट नहीं है लेकिन और आपको एक लाइन बच गया है तो उसमें आपको कुछ जोड़ना है, तो आप हेडिंग क्या डाल दिए, हमने डाल दिया कि लगान वसूली भाई। तो लगान वसूली है ना, देखो यहाँ लगान वसूली या तो आप अनाज को सीधा दो या फिर आप नगद के रूप में दो, तो इसको एक्स्ट्रा आप जोड़ दो कि लगान वसूली अनाज के रूप में भी होती थी और नगद रूप में भी होती थी। तो दोनों स्वरूपों से क्या है यहाँ पर जो टैक्स है वो वसूला जाता था या लगान की वसूली की जाती थी। तो इतने 4 पॉइंट में हम क्या है इसके राजस्व व्यवस्था का वर्णन कर सकते हैं। जो जो इसके बारे में पता चला कि भाई उल्लेख बता दिए, स्रोत बता दिए, भूमापन बता दिए, लगान वसूले बता दिए और हमने इनके राजस्व व्यवस्था को बता दिया, है ना। इतने पॉइंट में हम क्या है ये क्वेश्चन को लिख सकते थे। ठीक है, देखो इसका आंसर एक बार यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट मैं लिखा हूँ क्या, उल्लेख, है ना, दिख रहा है स्क्रीन में। उल्लेख तो संगमकालीन साहित्य में उल्लेख है, पहला पॉइंट बोला था। दूसरा स्रोत भूमिकर थैरत, इसके अलावा क्या थे, सीमा कुल जिसे कुड़माई कहा जाता था, इराटो चुंगी था, है ना, इरादो कुड़मे वहाँ की स्थानीय भाषा में बोलते थे। अगर ये टर्म याद ना आए तो सीधा लिख सकते हो सीमा शुल्क व चुंगी कर जैसे कर होते थे। ठीक है, एक ठो याद आ जाए इरत कम से कम तो अच्छा हो जाएगा। भूमिमापन लिख दिया, तो ये भूमिमापन 2 वर्ड था, माँ और वेल्ली, इसका बताया था। और लास्ट में है लगान वसूली, तो नगद और अनाज दोनों में वसूली होता था। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमने 4 क्वेश्चन देख लिए 2 नंबर के। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम, है ना। देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, गुरु नानक जी के सामाजिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर किनके बारे में पूछा है, गुरु नानक जी के बारे में। तो जो हमारे सिलेबस में है भक्ति काल, वहाँ से एक संत को हर बार पूछता है। तो 7-8 संत हैं, ये तो आपको कंठस्थ होना ही चाहिए, है ना। हर कहीं बार भी ऐसा नहीं छूटा है कि किसी संत को नहीं पूछा है। तो ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी थे, है ना। तो गुरु नानक के बारे में नहीं पूछता तो किसी और संत के बारे में पूछता ही, तो यही पूछना उनको बाकी था, इनके बारे में नहीं पूछा अब तक, इसीलिए इस बारे उनको पूछ दिया। तो गुरु नानक जी के सामाजिक सुधारों की व्याख्या कीजिए। तो सामाजिक सुधारों की व्याख्या मतलब क्या है कि क्या क्या समाज सुधार किए, उसको आप विस्तार से, मतलब विस्तार से तो नहीं बता सकते, उसको आप गिना दो कि भाई इन्होंने क्या क्या सामाजिक सुधार के लिए ये काम किए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो गुरु नानक जी को आप पढ़ोगे तो उनके मेन सामाजिक सुधार क्या थे, सिद्धांत थे। तो आपको मेन कम से कम 4-5 पॉइंट लिख देना है, 4 पॉइंट ही लिख दो। तो इनका सबसे प्रमुख जो था, इन्होंने बहुदेववाद का विरोध किया है और एकेश्वरवाद का समर्थन किया है। इनका मेन फोकस क्या था कि बहुदेववाद का विरोध और एकेश्वरवाद को समर्थन किया है, और इसी एकेश्वरवाद के साथ इन्होंने क्या है, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया है। तो पहला हो गया इनका कि एकेश्वरवाद को समर्थन, मूर्ति पूजा का विरोध। और इन्होंने क्या है, इन्होंने नारी सशक्तिकरण पर भी बल दिया है। किस पर बल दिया है, नारी सशक्तिकरण पर। तो महिलाओं की शिक्षा और उनके क्या है, सशक्तिकरण पर जोर दिया है, नारी शिक्षा सशक्तिकरण पर, ये पॉइंट डाल सकते हो। और तीसरा डाल सकते हो कि इन्होंने समानता पर जोर दिया है, यानी कि जाति प्रथा, छुआछूत, भेदभाव, जितने भी असमानता वाली चीज़ें हैं उनका क्या किया है, विरोध किया है ना। और लास्ट में लिख सकते हो कि ये क्या है, ये सभी धर्मों की एकता के पक्षधर थे, है ना। तो ये जितने भी धर्म हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम या सिख हो, सभी धर्मों की एकता के पक्षधर थे। किसी धर्म के बारे में इन्होंने कोई बुरा नहीं कहा है। तो ये क्या है, धार्मिक सहिष्णुता पर इन्होंने क्या है, जोर दिया। ये लास्ट पॉइंट पर आप लिख सकते हो, धार्मिक सहिष्णुता। तो ये 4-5 पॉइंट में आप इनके क्या है, सिद्धांतों की व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, ये सबसे सिंपल क्वेश्चन था, है ना। तो इसको देख लो कैसे लिख सकते हैं हम, ये लिखा हुआ है यहाँ पर देखो। तो देखो, गुरु नानक जी के सामाजिक सुधार क्या है, एकेश्वरवाद पर जोर, छुआछूत भेदभाव का खंडन, धार्मिक सहिष्णुता और ईमानदारी पूर्वक जीवन निर्वाह, है ना। बिना कोई लोभ मोह के क्या है, हमें क्या है, ईमानदारी से क्या है, जीवन निर्वाह करना है। मोक्ष प्राप्ति है तो प्रयासरत रहना है ना। एक एक्स्ट्रा पॉइंट ले लो, नारी सशक्तिकरण है, बाह्य आडंबर का विरोध है।
तो इस तरीके से मैंने क्यों लिखा इसको, इससे हम क्या है 1 2 3 4 5 7 पॉइंट लिख पाए। अगर हम इसको 1 2 3 4 करते तो 4 ही पॉइंट लिख पाते। तो जितना ज़्यादा पॉइंट दिखाएंगे हम, क्योंकि बोला तो नहीं है कि 3 बताओ 2 बताओ, तो जितना ज़्यादा बता पाएँ, है ना। तो ये तरीका अपनाओगे तो कम से कम आप इसके 7 सिद्धांतों को बता सकते हो। इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया है। आप चाहो तो 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हो, कोई उसमें बुराई नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का 6वां नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में 6वां क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए, है ना। तो ये क्या है, सामाजिक सुधार वाला जो चैप्टर है, जिसमें प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, तो इससे भी हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी क्या है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था जो बहुत ही ईजी था, है ना। तो कुछ नहीं पूछा है, उद्देश्य, है ना। प्रार्थना समाज की पहला के पॉइंट क्या हो गया, प्रार्थना समाज के बारे में बताना है। क्या बताना है, उद्देश्यों को बताना है। उद्देश्यों पर प्रकाश डाले, कहने का मतलब, प्रकाश डाले का मतलब क्या, कि जो जो इसके ऑब्जेक्टिव थे उनको आप गिना दो। क्या क्या इनके उद्देश्य थे उनको आप पॉइंट वाइज गिना दो। तो प्रार्थना समाज के उद्देश्यों को बताना है चुपचाप। क्या बताना है कि प्रार्थना समाज का जो लक्ष्य था वो किन किन पर आधारित था। तो देखो, प्रार्थना समाज ये एक सामाजिक सुधार का क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है समाज के सुधार की ही बात करेगा। तो वही है, समाज में क्या क्या सुधार कर सकता है। तो अगर हम देखें स्पेशली प्रार्थना समाज जो थी, प्रार्थना समाज जो था वो स्पेशली ये महिलाओं के लिए, महिलाओं के उद्धार के बारे में ज़्यादा बात करता है। तो जितना 2-3 पॉइंट आपको तो महिलाओं के बारे में ही लिखना है कि ये नारी शिक्षा को बढ़ावा देता है ना। क्यों महिलाओं के बारे में, क्योंकि प्रार्थना समाज से क्या है, एक महिला जो थी, याद नहीं आ रहा है, कोई महिला इनसे जुड़ी हुई थी, इन्होंने क्या है महिलाओं के उत्थान पर जोर दिया है। तो नारी शिक्षा पर बल दिया है, और नारी सशक्तिकरण भी लिख सकते हो, है ना। नारी शिक्षा या नारी सशक्तिकरण पर इन्होंने क्या है बल दिया है प्रार्थना समाज, या नारी शिक्षा को बढ़ावा इनका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य इनका क्या है कि इनका उद्देश्य था क्या, कि विधवा विवाह, या इसी में लिख दो, हाँ अलग से लिख दो कोई दिक्कत नहीं, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, है ना। तो महिलाओं के उत्थान की बात करेगा तो एक और क्या इनका उद्देश्य था कि विधवा विवाह को प्रोत्साहन देना है ना। और महिलाओं के एक और कुप्रथा का इन्होंने विरोध किया है, जो था क्या, बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं का अंत करना। एक और उद्देश्य क्या था कि जो भी यहाँ सामाजिक कुप्रथाएं थी, जिसमें एक क्या था, बाल विवाह जैसे क्या, सामाजिक कुप्रथाओं का समाप्ति या सामाजिक कुप्रथाओं का अंत, ये भी एक उद्देश्य था, है ना। और लास्ट में लिख दो कि सामाजिक समानता। क्वेश्चन पूछे तो क्या लिख सकते हो कि इन्होंने जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव आदि का क्या किया है, आदि का खंडन करना भी इनका क्या था, प्रमुख उद्देश्य था। यानी कि समाज में समानता लाना और समाज में बाह्य जो आडंबर थे उनको ख़त्म करना। तो जातिवाद, छुआछूत जैसे क्या, बाह्य आडंबर का विरोध, ऐसे करके आप पॉइंट में इनके उद्देश्यों को गिना सकते हैं। ठीक है, कि नारी शिक्षा, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा, विधवा विवाह को प्रोत्साहन, बाल विवाह जैसे कुप्रथाओं का अंत, और बाह्य आडंबर जैसे छुआछूत, भेदभाव आदि का भी क्या, समाप्ति या अंत करना। ये इनके क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे। ठीक है, इन पॉइंटों में आप इनको क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। तो चलो देख लो क्या क्या है प्रार्थना समाज के उद्देश्य लिखा हुआ क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो, नारी शिक्षा को बढ़ावा ये बोला था, विधवा पुनर्विवाह को समर्थन या प्रोत्साहन, बाल विवाह तथा सामाजिक कुप्रथाओं का क्या अंत, जाति तथा छुआछूत का अंत, और बाह्य आडंबर का विरोध। ये आप 3-4 पॉइंट में इसको गिना सकते हो कि ये इनके क्या थे, प्रमुख उद्देश्य थे, है ना। ये हो गया हमारा 6वां क्वेश्चन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो स्क्रीन पर लिखा है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत काकोरी केस पर टिप्पणी करी। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन समझने लायक है। प्रकाश डालिए किस पर, काकोरी केस पर। किस पर प्रकाश डालना है, काकोरी केस पर। तो कई लोग यहाँ पर क्या है इसको समझे नहीं होंगे और सीधा काकोरी जो षड्यंत्र केस है उसको लिख दिए होंगे। तो इसमें 2 चीज़ समझने लायक है। एक हुआ था काकोरी कांड, है ना। एक क्या बोले थे, काकोरी कांड हुआ था अगस्त 1925 में, और इसी कांड के तहत किन किन अपराधियों को सजा दी गई तो वो कहलाता है काकोरी केस। तो केस में आपको जिनको सजा दी गई उनके बारे में ज़्यादा जोर देना था,
है ना कि काकोरी कांड को आपको वर्णन करना था। अगर लिखा होता काकोरी कांड का वर्णन करें तो आपको ज़्यादा काकोरी कांड क्या घटना हुई उस पर जोर देना था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, काकोरी केस। तो जो काकोरी कांड के जो क्या बोलते थे, जो मुजरिम थे या जो इन्होंने उसको क्या है अंजाम दिया था, उनको क्या सज़ा हुई, उन पर क्या केस किया गया, इसके बारे में बताना था काकोरी केस, है ना। तो काकोरी कांड को अभी एक करंट में आपको पता ही होगा कि इसको काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है, कांड को हटा दिया गया है और क्या बोला गया है, काकोरी ट्रेन एक्शन नाम दिया गया है। तो इसको भी आप विशेष करके उल्लेख कर सकते हो, है ना। तो हमें किसके बारे में बताना था, काकोरी केस पर प्रकाश डालना था। तो इसको हम क्या कर सकते थे, सीधा हम हेडिंग डाल दिए काकोरी केस। क्या डाल दिए, काकोरी केस हम हेडिंग डाल दिए यहाँ पर। अब हम इसमें लिख देंगे, क्या लिखेंगे कि 9 अगस्त 1925, कब, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन ट्रेन पर लूट के कारण हुई थी। तो पहला हमारा हेडिंग था कि काकोरी केस कब और क्यों हुआ। पहला लाइन में हम क्या बताएंगे कि काकोरी केस कब और किस लिए या किस कारण से हुआ। तो कब तो बता दिए, किस कारण से हुआ, तो यहीं पर उसको जोड़ते हुए लिखो, लखनऊ सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन ट्रेन, एक ट्रेन का नाम क्या है, 8 डाउन ट्रेन पर जो लूट हुई थी, उस लूट के कारण, शॉर्ट में लिख सकते हो, पूरा नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। 2 नंबर के क्वेश्चन में पूरा क्या बोलते हैं सेंटेंस को आप नहीं लिखोगे तो भी चलता है। तो काकोरी केस कब हुआ था, 9 अगस्त 1925 को लखनऊ सहारनपुर जाने वाली 8 डाउन ट्रेन पर लूट के कारण हुआ था। ठीक है, दूसरा हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या घटनाक्रम हुए। अब ये जो केस हुआ था उस केस में क्या क्या कार्यक्रम हुए, कार्यक्रम तो नहीं बोल सकते, क्या क्या घटनाएं हुई, है ना। क्या क्या घटनाक्रम हुए, तो याद रखना इसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी, है ना। या क्या है, जो 4 शहीद हुए थे वे कौन कौन से, उनका नाम आपको उल्लेख करना है। तो 4 फेमस नाम हैं, एक राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं, तो यहाँ पे शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, है ना। चारों का नाम आपको उल्लेख करना था, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, है ना, एक रोशन सिंह जी थे, एक थे राजेंद्र लोहेड़ी, है ना, और एक कौन थे, अशफाक उल्ला खां। तो ये 4 लोगों को क्या है, फांसी की सज़ा सुनाई गई, है ना। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लोहाड़ी, इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। और इनके अलावा 17 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया, है ना। कितने लोगों को, 17 लोगों को आजीवन कारावास दिया। चाहो तो एक और लाइन लिख सकते हो, इसमें जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वे फरार हो गए, वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए। ये पूरा घटनाक्रम हुआ इसका, है ना। इनको फिर जो सजाएं हुई मेन केस यही है। और लास्ट में फिर आप एक लाइन लिख सकते हो कि ये जो केस हुआ इसका आगामी प्रभाव क्या पड़ा, है ना। ये आपके आंसर को इफेक्टिव बनाएगा, प्रभाव कि जो भी पढ़ रहे हैं हम, जो भी दिया गया है उसका आगे चलकर उसका क्या प्रभाव पड़ा। ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण होता है, लास्ट में आप महत्व या प्रभाव डालते हो। तो सिंधु काल वाले अन्ना का नहीं बताया था, इसने भी बता रहा हूँ कि प्रभाव। तो इसमें लिख सकते हो कि इसने यानी किसने, इस घटना ने, काकोरी केस ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद को जन्म दिया, या इसके पश्चात क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई। एग्जाम्पल के लिए जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन था, जो सैंडर्स हत्याकांड हुआ, है ना, ये सब क्या है, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद ही तो हैं। तो किसके पश्चात हुआ, इनको फांसी दी गई, तो जितने क्रांतिकारी थे वो और उग्र हो गए, है ना। इस प्रकार से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की भावना जागृत हुई, इसको आप प्रभाव के रूप में बता सकते हो। तो ये पॉइंट में आप इसको लिखते तो आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाता, है ना। 1.5 से 2 मार्क्स भी आपको मिल सकते थे। ठीक है, तो इसका लिखा हुआ एक बार देखो आप, ये देखो दिख रहा है, कब हुआ था, 9 अगस्त 1925, है ना। ये ट्रेन के कारण, है ना। जो बोला हूँ उसको मैं समराइज कैसे करना है, इसीलिए मैं आपको लिखा हुआ दिखा रहा हूँ। जो बोला हूँ उसको समराइज करके आप कैसे लिख सकते हो। घटनाक्रम में इतना में मैंने जो बोला उसको समराइज किया है और लास्ट में प्रभाव में बता दिया है। तो 4 पॉइंट में आप कवर कर दिए, भरा भी दिख रहा है और सारे चीज़ें भी कवर है। ठीक है,
तो ये क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत जो काकोरी केस पे प्रकाश डालने बोला गया था उसमें हमने पूर्ण रूप से प्रकाश डाल दिया है। प्रकाश डालना मतलब क्या है, जो जो भी घटनाएं हुई थी उसको पूरा उल्लेख कर दो, है ना। अब लास्ट में अपने तरफ से एक प्रभाव या महत्व भी उसका जोड़ सकते हो। ठीक है, ये हमारे 7 क्वेश्चन हो गए। अब क्या है, एक क्वेश्चन बचा है 2 नंबर में, और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय स्मारकों के संरक्षण के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए, है ना। देखो इस क्वेश्चन में हमारा जो की पॉइंट क्या है कि प्राचीन या जो भारतीय स्मारक थे, प्राचीन भारतीय स्मारक, इनके संरक्षण के लिए क्या प्रयास किए, है ना, उन प्रयासों को बताना है। विवेचना मतलब क्या क्या प्रयास किए, उन प्रयासों को बताना है। और किसने, तो लॉर्ड कर्जन ने, है ना। लॉर्ड कर्जन ने भारतीय स्मारकों के संरक्षण में क्या प्रयास किए हैं, उन्हीं की विवेचना मतलब उनको बताना है क्या क्या प्रयास किए। तो ये क्वेश्चन से हमें आगामी जो हमारे परीक्षा होने वाले हैं 2023 का, उससे हमें क्या सीख मिलता है ये हम जानेंगे। पहले इस क्वेश्चन को डील करते हैं उसके बाद, है ना। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे, तो ये 2 नंबर में है। तो 2 नंबर में हमें क्या है, टू द पॉइंट लिखना रहता है ना। जो किया उसको सीधा लिखना है, कोई इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं देना रहता। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, है ना। तो ये एक पॉइंट तो सबको पता होगा कि उन्होंने क्या है, एक एक्ट लाया था, है ना, कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एक्ट लाया था। तो इसको मैंने क्या है, टू द पॉइंट है, तो सीधा उसके सामने मैं दिखाऊंगा कि भैया पहला प्रयास जो है अधिनियम के रूप में किया था। हेडिंग डाल दिया अधिनियम, और यहाँ पर लिख दूंगा कौन सा अधिनियम था, तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण एक्ट 1904, है ना। यह पुरातात्विक सर्वेक्षण एक्ट क्या था, 1904, ये एक्ट लाया था, है ना। और इसी एक्ट के तहत उन्होंने क्या है, अगला मैं बता दूंगा कि एक डिपार्टमेंट या विभाग का गठन किया था। इसके अलावा इसके साथ क्या था, उन्होंने विभाग का गठन किया था, है ना। वो कौन सा विभाग था, तो उसको लिख दो, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। कौन सा विभाग था, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। और यहाँ पे एक पॉइंट आपको शुरू में यह लिखना है कि ये विभाग था, ये क्या, निदेशक के अध्यक्षता में। देखो इसको थोड़ा सा काटो, यहाँ पे आपको लिखना है क्या, विभाग का गठन किया था। और विभाग का जो चेयरमैन था या प्रमुख कौन था, उसको बोलते थे डायरेक्टर, क्या बोलते थे, या निदेशक। तो निदेशक की अध्यक्षता में एक पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का गठन किया। ये दूसरा प्रयास उन्होंने बना दिया भाई, कि एक्ट लाया, एक्ट के तहत क्या है, एक विभाग बना दिया, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, है ना। ये क्या है, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, जिसका प्रमुख कौन था, निदेशक बोलते थे या डायरेक्टर। जैसे 1921 में जॉन मार्शल निदेशक बने थे और हड़प्पा की खुदाई करवाई थी, वैसे ही ये क्या है, इनका प्रमुख कौन होता था, निदेशक। अब तीसरा काम इन्होंने क्या किया कि इन जो विभाग है उसको कुछ कार्य सौंप दिए गए, यानी कि उत्तरदायित्व या क्या क्या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, या क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी। तो ये 3 पॉइंट मतलब 3 जिम्मेदारी इनको सौंपा था। वो आप बता सकते हो कि जितने भी हमारे स्मारक हैं भैया, हमको उनको मरम्मत करवाना है ना, और साथ में जो है उनका संरक्षण करना है। तो संरक्षण और कुछ के क्या, मरम्मत, और जो जर्जर हो चुके हैं, है ना, तो उनको फिर से पुनरुद्धार या बोल सकते हो उनका जीर्णोद्धार करवाना है। तो ये 3 चीज़ों की जिम्मेदारी सौंप दी गई इस डिपार्टमेंट को, इसको आप बता सकते हो। और लास्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो कि इन्होंने क्या है, एक संग्रहालय खोलने का आग्रह किया था। तो हम एक पॉइंट डाल देंगे यहाँ पर, संग्रहालय, है ना। यहाँ पर एक हेडिंग डाल दिया मैंने, क्या, संग्रहालय। तो जो लॉर्ड कर्जन थे उन्होंने क्या किया कि जितना भी प्रांतीय सरकार थे, है ना, जो भी प्रांतीय क्या स्टेट गवर्नमेंट थी, उनको क्या है, आग्रह किया कि आप अपने अपने स्तर पर एक संग्रहालय या म्यूजियम खोलो, है ना। संग्रहालय खोलने का आग्रह किया या म्यूजियम खोलने का जो भी है आग्रह किया। ये एक पॉइंट हम बता सकते हैं, है ना। अगर ये 4 या 8 नंबर पूछे तो इसमें एक और पॉइंट आप लोग जोड़ सकते हो कि इन्होंने क्या है, जितने भी देसी रियासत थे, है ना, देसी रियासत मतलब जो स्थानीय शासक थे, उनको भी क्या है, इस तरह के उपाय अपनाने के लिए क्या है, आदेश दिया था, या उनको भी क्या है, आग्रह किया था कि आप भी अपने क्षेत्र में ऐसे पुरातत्व को संरक्षण के क्या बोले हैं, स्मारकों के संरक्षण के लिए कार्य कीजिए। तो ये 4 पॉइंट में हम ये आंसर बता सकते थे कि अधिनियम लाया, विभाग लाया, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, और उसके बाद संग्रहालय खोलने का आग्रह किया गया। ठीक है, ये 4 पॉइंट में हम इसको बता दिए।
अगर हम इसको देखते कि कैसे लिखा जा सकता था, तो यहाँ पर देखो लिखा है ना, जो चीज़ बताया वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि अधिनियम है ना, ये एक्ट लाया, विभाग निदेशक कहे तो हमें ये विभाग बना, और क्या है उत्तरदायित्व, तो संरक्षण, मरम्मत और जीर्णोद्धार का उत्तरदायित्व था, और संग्रहालय प्रांतीय सरकार को संग्रहालय खोलने का आग्रह किया। ठीक है, इससे हमारे 2 नंबर के क्वेश्चन ख़त्म होते हैं। तो देखो 2 नंबर में थोड़ा सुन लो, 2 नंबर के क्वेश्चन को आपको हल्के में नहीं लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना, क्योंकि यही वो क्वेश्चन है जिनमें आप पूरा में पूरा मार्क्स ला सकते हो। बाकी क्वेश्चन में आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन 2 नंबर में आप 2 में 2 ला सकते हो। हाँ, नहीं आता, लोग सोचते हैं कि 2 में तो 2 नहीं आता, 1.5 आता है, तो क्या है हमारे पास इतना सारा कंटेंट रहता है कि हम किसी चीज़ को पूरा नहीं जान पाते, वहाँ पर थोड़ा बहुत ही जानते हैं, उसको लिखते हैं और लगता है हमको कि हमने क्या है उसको पूरा सही लिखा है, इसीलिए हमको 2 नंबर नहीं मिलते। जैसे कर्जन के बारे में सबको मुश्किल से 2 ही लाइन पता होगा कि भी डिपार्टमेंट खोला और एक्ट लिखा, तो उसी के चक्कर में वो सोचते हैं कि हमें 2 नंबर मिल जाएगा, और बाकी जो एक्स्ट्रा अनवांटेड चीज़ वहाँ पर लिख कर आती हैं तो कहाँ से 2 नंबर मिलेगा। तो अगर आप सटीक लिखोगे तो 2 में 2 मिलेगा ही, और इसको सटीक लिखना है, क्योंकि इसमें आप पूरा नंबर लाकर बाकी क्वेश्चन 8 नंबर का छूट भी जाए तो उसको भी आप कवर कर सकते हो, है ना। इसीलिए 2 नंबर के क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा जैसे कि इस बार क्या है, लॉर्ड कर्जन का स्मारकों के संरक्षण पूछा, है ना, तो इससे हमें क्या सीख मिल रहा है कि लॉर्ड कर्जन को 2 बार पूछ चुका है वो। इससे पहले इसी से क्वेश्चन था रेलवे के विकास में इसका क्या योगदान था। तो अब हमें देखना है कि लॉर्ड कर्जन का आगे और क्या क्या योगदान है। तो इसने बहुत सारे क्षेत्र में काम किया है, कृषि सिंचाई के लिए काम किया है, पुलिस सुधार के लिए कुछ काम किया है, शिक्षा के लिए इसने बहुत सारे बहुत कुछ काम किया है, विश्वविद्यालय सुधार अधिनियम भी लाया था। तो ये जो बाकी 3 चीज़ बचे, सिंचाई, शिक्षा और प्रशासन जो भी है, इनको आप देखकर जरूर जाइए, क्योंकि लॉर्ड कर्जन के सुधार को वो जरूर पूछ रहा है। इसके अलावा जो भी और भी गवर्नर जनरल हैं जिसने कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे इससे पहले कारखाना अधिनियम को पूछा था, वो किसका था, लॉर्ड रिपन का था, है ना। तो ऐसे जो भी ब्रिटिश गवर्नरों ने जो कुछ अच्छे सुधार किए हैं उनको एग्ज़ाम में पूछ रहा है, तो हमें उनको देखना है, इससे हमें ये पता चलता है ना। सिर्फ इसी को पढ़ के नहीं जाना है, मतलब इससे आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपको ये एनालिसिस करना है। तो क्या है, आपका मेंस अच्छा जाएगा और आपकी तैयारी भी परफेक्ट होगी। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन को हम ख़त्म किए। अब हम आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर।